अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी जंगबंदी की 15 रोज़ जो मुद्दत थी वो ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। 22 अप्रैल के बाद क्या होगा? सीज़ फायर में तोसी होगी या फिर एक बार फिर जंग होगी? इस मुद्दे को लेकर मिडल ईस्ट समेत पूरी दुनिया परेशान दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे बगैर सख्त बयानात दागते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जहां पूरी उम्मीद है कि ईरान के साथ डील करीब है, वहीं खबरदार भी कर रहे हैं कि आबना हरमुज़ पर ईरान की जो ब्लैकमेलिंग है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दूसरी तरफ ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ कहते हैं कि अमन मुज़ाकरात में पेशरफ ज़रूर हुई है मगर हतमी डील से अभी हम दूर हैं। इस पूरी कहानी में पाकिस्तान खामोश तमाशाई नहीं है बल्कि एक अहम सिफारती किरदार अदा करता नजर आ रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में मुलाकातें हों या फिर ट्रंप की फ़ोन कॉल हो, सवाल ये कि क्या इस्लामाबाद एक बार फिर दोनों फरीक़ैन को टेबल पर बिठा पाएगा? ईरान कहता है कि सिर्फ 1-2 निकात पर इख्तिलाफ है, लेकिन वो निकात हैं क्या? क्या वही जौहरी प्रोग्राम या फिर समुद्री नाकाबंदी? सवाल ये कि अगर यही मसाइल हल ना हुए तो क्या अगले चंद दिनों में दोबारा मिसाइल बोलेंगे? ईरान अमेरिका की लफ्जी जंग में वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। सिफारतकारी और जंग के दरमियान सिर्फ एक बारीक लकीर ही बाकी रह गई है। तो सवाल यही है कि क्या 22 अप्रैल के बाद दुनिया एक नई जंग देखेगी या एक बड़ी डील तारीख रकम करेगी? इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब। और साहब आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, अमेरिका कहता है कि डील बहुत करीब है मगर ईरान कह रहा है कि डील बहुत दूर है और जो दोनों तरफ से बयानबाजियाँ हो रही हैं उससे ये डील ब्रेक होती नज़र आ नहीं रही बहुत जल्द। किस तरह से आप इस सूरत हाल को एनालाइज कर रहे हैं? ये आसान काम नहीं है कि भरपूर एक जंग हो रही है। मशरिक़ वस्ता में सुपर पावर बीच में है, एक मिडिल पावर बीच में है, इजराइल मौजूद है और उसको कहा जाए कि जी ये सिर्फ 4-5 दिन में जो है इसकी कोई डील हो जाएगी ऐसी जो कि ईरान को भी मंजूर हो और अमेरिका को भी मंजूर। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि जंग से रिलेटेड हैं और जंग से रिलेटेड नहीं भी हैं, लेकिन जहां तक मुज़ाकरात की बात है वो जारी है। जहां तक इस सीज़ फायर की बात है जो 7 अप्रैल को शुरू हुआ, 2 हफ्ते के लिए अभी उसमें 2-3 दिन बाकी हैं, उसको खत्म नहीं किया गया और ना ही उसमें ये कहा गया जी कि तौसी करते हैं। ये जो सेंसेशनलाइज करना होता है ना, कुछ तो दुश्मन करते हैं जिनको नहीं चाहिए कि ये सुलह हो, जिनको नहीं चाहिए कि जंग बंद हो। वो लोग जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है जो किरदार अदा कर रहा है उसको जो है वो यानी डिमीन करना चाहते हैं, उसको वो यानी चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह से उभर के सामने ना आए। वो लोग ये छोटी छोटी खबरें देख के तो कह रहे हैं कि जी देखें जी ये तो अब पता नहीं जंग दोबारा शुरू हो रही है। सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जंग दोबारा अभी शुरू नहीं हो रही। सीज़ फायर हुआ है, वो भी खत्म नहीं हुआ, उसमें एक्सटेंशन के जो है ना वो चांसेस हैं। हाँ ये जरूर है कि जो यानी हमारे ईरानी स्पीकर हैं ना उसके पार्लियामेंट के गालिबाफ साहब, उन्होंने ये कहा है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है लेकिन फाइनल डील अभी बहुत दूर है। इसी एक चीज को लेके लोग कह रहे हैं जी डील नहीं हो रही। भाई वो कह रहे हैं पेशरफ्त हुई है, उस पहले पेशरफ्त में तो बात कर ले और फिर उसके बाद एकदम से कि जी डील नहीं हो रही। अगर डील नहीं हो रही तो फिर उसके बाद ये हो रहा है कि अब जंग दोबारा शुरू हो रही। जंग जिस तरह मैंने कल आपसे यानी कहा था कि जंग किसी वक्त भी हो सकती है और ये डील होने के बाद भी हो सकती है। हम उस पर क्यों इतने परेशान हैं? तो 3-4 चीजें और हो रही है ना जिनकी वजह से तशवीश हो सकती है मेरे जैसे ऑप्टिमिस्ट लोगों। अच्छा, क्या कुछ इधर उधर से कुछ ऐसी चीजें ना आए कि ये मामला जो है ये ईरान और अमेरिका से हट के या इजराइल और ईरान से हट के कहीं दूर जाए। मिसाल के तौर पे बात इस वक्त हो रही है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की, आबनाए हुर्मुज़ की, वो बंद है, उसको कभी पता लगता है खुल गया, अभी पता लगता है कि नहीं खुल। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमास खामोश है, हमास खामोश है। हिजबुल्लाह ने कहा है जंग जारी रहेगी, हिजबुल्लाह ने कहा है जंग जारी रहेगी। इसका मतलब है कि ईरान जो है वो लबनान की जहां तक बात है उसमें बाकायदा तौर पे वो तैयार है कि किसी किस्म का भी इजराइल का हमला जो है उसका वो तोड़ निकाले। तीसरी तरफ हूतीज हैं जो यमन में है, जो एक दफा रेड सी को बंद कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि ये जो बाबुल मंदब है
तो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से मिलाता है, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से मिलाता है, जो आगे जाके आपका जो स्विस कैनाल है उससे मिलता है। जी। ये तकरीबन 29 किलोमीटर चौड़ा यानी वो इलाका है ये पानी वाला, उसको हम बंद कर देंगे। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो है वो मिल मिला के जो तस्वर पेश कर रही हैं, जो कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है वो ये है कि जंग हो रही है। ठीक है। लेकिन ये वो सारे प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर डील ना हुई, यानी कि अमेरिका के मुताबिक जो वो चाहते हैं, तो ये जो जंग बंदी हुई है ये खत्म हो जाएगी, जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। मेरी गुजारिश सिर्फ उन सारे लोगों से ये है जो टेबल के इस तरफ बैठे हैं तो कह रहे हैं कि डील नहीं हुई तो जंग हो जाएगी, या टेबल के इस तरफ बैठे हैं उम्मीद लगा के कि कोई डील हो जाएगी और उसके बाद जंग मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगी। इन दोनों जो है ना तरफें, इनसे गुजारिश ये है कि सिर्फ 3-4 दिन और वेट कर लीजिए, सिर्फ 3-4 दिन और वेट कर लीजिए, और जिन चक्रों में पड़े हुए हैं दोनों यानी तरफ के जो आपके वफूद हैं, उनको किसी मिडल वे में पहुंचने तक के लिए आप प्लीज ये जो इस तरह की सेंसेशनलाइजेशन है कि पता नहीं क्या हो रहा है, रमीन कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। हालात ठीक तरफ जा रहे हैं, जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं और डी एस्केलेशन शुरू हो चुकी है, और उसका सिर्फ एक सबूत दूंगा और बात खत्म करता हूं। वो धमकियां जो प्रेसिडेंट ट्रंप दिया करते थे सफाई हस्ती से मिटाने वाली, और ये कि जी नेस्तो नाबूद कर दूंगा और तहजीब सारी जो है सिविलाइजेशन ईरान की कर दूंगा और 48 घंटे वगैरह, वो अब नहीं है। अब सिर्फ छोटी छोटी चीजें, वार्निंग्स आ रही हैं, इनको बर्दाश्त कीजिए। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं ताकि जब ट्रंप सब बात करे तो ईरान को थोड़ी सी धमकी का एहसास हो, और वो जो ये कह रहा है कि जी $20 बिलियन देंगे तो 20 साल के लिए मानूंगा कि इसको अपने जौहरी प्रोग्राम को खत्म कर दूंगा, इस तरह के जो सॉलिड किस्म के आपके शराइत है ना दोनों तरफ से, उसमें शायद कोई नरमी आए। अच्छा। इस वक्त की आखिरी बात, इन धमकियों से ईरान अभी तक नहीं यानी हुआ कि जी मैं बाबा बस थी, इसलिए कि उसका पलड़ा भारी। इधर से ईरान कोई धमकी नहीं दे रहा, ईरान सिर्फ ये कह रहा है मैं तैयार हूं, हम तैयार हैं, लेकिन डील उस तरह की हो दोनों तरफ है इनको कोई विन विन सिचुएशन हो। तो मेरे ख्याल में 2-3 दिन और इंतजार करें। ठीक है हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं जो बयानबाजी हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं, ईरान कह रहा है कि आलमी जंग हो सकती है, आज ही स्टेटमेंट आई, फिर यूएस ने ये बोला कि अगर बुध तक कोई डील ना हुई तो फिर हम फौजी कार्रवाई करेंगे। आपको ये रियलिस्टिक धमकियां लग रही हैं या फिर आप समझते हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं सिर्फ? नहीं, ये बिल्कुल गलत है ये कहना कि डील नहीं होगी। डील बिल्कुल होगी। अगर डील नहीं होती तो आज या कल रात को 2 C-130 एयरक्राफ्ट अपनी इक्विपमेंट को टॉक्स के लिए अनलोड क्यों कर रहे हैं पिंडी एयरपोर्ट पे, अगर डील ना होना था। बहरहाल आप कह सकते हैं कि वो वापस जा सकते हैं इक्विपमेंट समेत। नो, दे कांट। आई टेल यू व्हाई। नाइदर अमेरिका नॉर द वर्ल्ड कोई भी फंक्शन ही नहीं कर सकता है अगर हॉर्मोज बंद हो। राइट। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस विल बी कैटास्ट्रोफिक। रिसेशन आएगा दुनिया में, और ये वो रिसेशन नहीं होगा 1928 की, वो ये दिस विल बी अ डिप्रेशन, टोटल कंप्लीट रिसेशन, जिसमें एवरीबॉडी विल बी इम्पैक्टेड। मैं तो कहता हूं कि डील इज सर्टन और दूर भी नहीं है। एक चीज तो आप सोच लें रामीन कि अगर डील नहीं हुआ तो एक गोरा आपको ईस्ट ऑफ सुएज नजर नहीं आएगा, गर्मी बहुत हो जाएगी उसके लिए, और एसीज भी नहीं होंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि डील जो है वो होगा पक्का। अच्छा। और देखिए फिर ये भी तो है ना कि आज या कल, मेरे ख्याल में सुना है कल, आज मैंने अखबार में पढ़ा कि नए कंडीशंस पेश किए गए हैं अमेरिका से। जी जी। एंड दोज कंडीशंस दे नीड टू बी इवैल्यूएटेड, उस पर स्टडी करना पड़ेगा ईरान को। और मेरे ख्याल में सब लोग धमकियां दे रहे हैं, और क्यों नहीं धमकियां दें।
कि अगर ईरान इज राइट, आप अगर हमारे जहाज़ों को अंदर नहीं, कोई जहाज़ को अंदर नहीं आने देगा अपना तेल और गैस उठाने के लिए, तो हम तो आपको किसी को नहीं आने देंगे, हम उनको ही आने देंगे जो हमारी मर्जी होती है। आपके भी जहाज़ अमेरिका नहीं आ सकता है, नहीं आ सकेंगे। और हुतीज ने तो उधर से शोर मचा दिया है इसी बात पे कि ये क्या हो रहा है, डील क्यों नहीं हो रही है, डील होनी चाहिए। पीजे मीर साहब, कैसी डील होगी जिसमें अमेरिका को क्या कुछ छोड़ना पड़ जाएगा या ईरान क्या क्या सरेंडर कर सकता है? क्योंकि मसूद पेज़ेश्कियान की भी स्टेटमेंट देख रही थी, उससे उनका एक नैरेटिव पता चलता है एज अ कौम भी। वो कह रहे हैं कि जी हमारा क्या कसूर है कि हमें हमारे न्यूक्लियर राइट से महरूम रखा जा रहा है, ट्रम्प के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और उन्होंने कौम की बात की कि कौम को उनके हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। तो ये एटॉमिक वेपन की बात या एटॉमिक एनर्जी के जो राइट्स हैं वो एक कौमी मसला कह रहे हैं इसको। ये कभी भी किसी की तरफ मुड़ जाएगा, तो इसको आपने बड़ा केयरफुली गेज करना है। 47 साल की ये जो जंग है या एनिमोसिटी, ये 1 मीटिंग 2 मीटिंग्स 3 में खत्म नहीं होगी, इस पे बड़ा टाइम लगेगा। महमूद कमाती जो है हिजबुल्लाह के, उसने तो पहले कह दिया है कि भाई ये जो बात हो रही है इजराइल के साथ, ये ट्रेचरस किस्म के लोग हैं, ये लोग ठीक नहीं है, इनसे बात नहीं हो सकती है क्योंकि ये बेईमान लोग हैं, ये कभी भी अपनी लफ्ज पे फिर जाए। अब आपने कहा कि ये कैसे अमेरिका करेगा? अमेरिका कर सकता है अगर ये इजराइल का साथ छोड़ दे। इजराइल एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, वो इजराइल अमेरिका का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जो अपनी बड़ी दोस्तियां दिखा रहा है कि आप हमें और हम आप हैं, इसको ये एटीट्यूड आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से इजराइल पूरी दुनिया में एक बहुत ही हेटेड मुल्क हो गया हुआ है। कल हंगरी ने और इटली ने, आपने देख लो कि हंगरी का जो था विक्टर ऑर्बान, उसकी गवर्नमेंट टॉपल हुई है, वो बहुत बड़ा सपोर्टर था। अब आप देखें कि हंगरी चेंज हो जाएगा। इटली ने अपना डिफेंस पैक्ट इजराइल से खत्म करवा दिया है। तो इजराइल जो है वो एक ऐसा मुल्क है, ग्रेटर इजराइल, हम उसको लेके आए, अब डेसिमेट कर दें, जो कि उन्होंने गाजा शुरू कर दिया है। फिर ये रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, सीरिया को देख लो आप, गोलान हाइट्स पकड़ ली हैं। आप दूसरा एरिया देख लो, यरूशलेम को एनेक्स कर दिया है, डिस्प्यूटेड एरिया, अभी उसकी कोई बात हो नहीं रही, ये ट्रम्प ने आके उसको पिछले टर्म में उसको दे दिया। सो हमने देखना है कि अमेरिका जब तक अपने आप को सेपरेट नहीं करेगा, आपके पीस नहीं आ सकती है। आप जो मर्जी बातें कर लें, अगर आ गई तो वो कहते ना, थोड़ी सी आपने बर्फ डाल दी है गर्म पानी में, तो वो पानी फिर गर्म हो जाएगा। तो ये एक टाइम की बात है, और ये जो टाइम है ये आपके साथ गुजर रहा है। जंग जो है मेरी नजर में जंग नहीं होगी। क्योंकि जंग होती है, इसमें ईरान का तो नुकसान है ही है, लेकिन पूरी दुनिया का नुकसान हो जाएगा। आपके पास एक इकोनॉमिक रिसेशन आ जाएगी जो कि दुनिया इसको रिकवर नहीं कर सकेगी। पेट्रोल की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, लोगों ने चीखें मारनी शुरू कर दी हैं। अब यहाँ बात आती है कि ये क्या करें हम एक ही चीज कर सकते हैं कि या तो यूनाइटेड नेशंस को डिसमेंटल करें, या आप इसको इतना तकड़ा बनाएं कि ये जो वीटो पावर्स आपने दे दिए लोगों को, ये वीटो पावर्स खत्म कर दें, और फिर आपके पास कहीं ना कहीं कोई मसला ठीक होगा। आपने देख लें कि लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जब भी वीटो पावर आती है, कभी कश्मीर उड़ जाता है, कभी पैलेस्टाइन उड़ जाता है। और ये पैलेस्टाइन की वजह है, जो कि ऑफशूट है कि जो आज आप ये गन देख रहे हैं। ठीक है, हिलाली साहब ने सही बात की है, आज रिपोर्ट भी हो गया, 2 बहुत बड़े एयरक्राफ्ट आए इस्लामाबाद में, चकलाला नूर खान एयरबेस, और वो टेक्निकल इक्विपमेंट लेके आए, होटल्स दोनों रिक्विजिशन हो गए, सरीना और मैरियट। ठीक है, विच इज अ स्टार्ट, एक प्लेटफॉर्म शुरू हो गया है। ये प्लेटफॉर्म जी नहीं, हमने तो तैयारी रखनी है ना, हम तो मीडिएटर्स हैं, मीडिएटर्स क्या फैसिलिटेटर्स हैं। अब हमने मीडिएट भी कर दिया है। अब हमारे जो आर्मी चीफ है, ये जाके उनको क्या बताएंगे, वी डोंट नो। उनकी तो बात ईरान से हो गई है, अब आगे से क्या रिएक्शन आएगा
वी हैव टू वेट एंड सी। ईरान ने अपने डिमांड्स दे दिए हैं, लेकिन दे आर क्वाइट, याद रखो, दे आर क्वाइट, दे आर नॉट रिएक्टिंग, एंड ईरान बेसिकली इज एन ओपन डोर। America is playing games right now in the Gulf. इसको he has to stop playing the games. ठीक है, नजमुल साकिब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताइएगा आपकी ओपिनियन क्या है इस पर कि डील में असल रुकावट है कौन? डील में असल रुकावट जो है वो ईरान है, ये इजराइल है, और वो सबको पता है। वो किसी किस्म की डील नहीं चाहता, और इसी सिलसिले में ही आपसे बात करनी थी कि वो जिसके लिए आपसे टाइम लिया मैंने। जी। वैसे तो मीर साहब जो हैं जब माशाल्लाह बोलना शुरू करते हैं तो वो तो किसी को देखते नहीं है कि किसी और को भी बोलने का मौका देना चाहिए ना। अच्छा, तो एक ऐसी खबर है जो मुझे नजर आ रहा है कि जी जो नजर आ रहा है मुझे कि आइंदा आने वाले बरसों में शायद ये बहुत बड़ा चेंज होगा। और हुआ ये है कि जब से ये हुए हैं, यानी इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात का हमें पता लगा है, तो ये पता लगा है कि दोनों यकजान दो कालिब हैं। और नेतन्याहू के बारे में तो खास तौर पे कि पूरे अमेरिका में कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। जब इनकी आप स्पीचेस सुनते हैं, प्रेसिडेंशियल स्पीचेस, जब ये इलेक्शन लड़ते हैं, दोनों तरफ से वो एक ही तरह की बातें होती हैं। जब इजराइल की बात आए, इजराइल पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज, तो खबर क्या है जी? खबर ये है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो खातून है जिन्होंने के इलेक्शन लड़ा प्रेसिडेंसी का, कमला हैरिस, उन्होंने ये कहा है, और ये पहली दफा, कम से कम हमने पहली दफा ये सुना कि कोई ऐसा इम्पोर्टेंट शख्स अमेरिका में ये कह रहा है कि ये नेतन्याहू है जिसने अमेरिका को इस जंग में झोंका। अब देखिएगा कि ये क्या खबर है और इसकी रेमिफिकेशंस क्या हैं, और क्या कोई ऐसी रॉ शुरू हो गई है अमेरिका में कि जिसमें ये है कि पूरी दुनिया तो नेतन्याहू को कर रही है कि आप गलत कर रहे हैं, आप ठीक आदमी नहीं है, आप शैतान हैं, आप शैतानी काम कर रहे हैं, गजा के बाद अब वगैरह वगैरह। ये मैं बात कर रहा हूँ कमला हैरिस की, और ये मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के अंदर से आवाज आई है। क्या ये चीज अब आगे बढ़ेगी, क्या नतीजा निकलेगा, ये देखने वाली बात है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है इस डील में असल रुकावट कौन है? देखिए, मैं कहता हूँ रुकावट तो है अमेरिका, विदाउट डाउट, और सबसे बड़ा, एंड दैट इज, बिल्कुल सही कहा, साकिब ने भी सही कहा, मीर साहब ने भी सही कहा कि ये है नेतन्याहू, ही इज अनरिक्वाइटेड इवल। तो देखिए, बात सीधी सादी है, मगर हम इसको पहचान लिए हैं। कब से हमने इसको पहचाना है? वो इलेक्ट्रेट जो है इजराइल का, वो भी इसको पहचाना है, वो भी इसको मेजॉरिटी नहीं दिया है। वो भी कुछ उनके बिगट्स जो हैं, उनकी मेजॉरिटी से ये, उनके मदद से ये प्राइम मिनिस्टर बना है। मगर मैं एक दो चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा ईरान को। ईरान हमारा भाई मुल्क, वाकई हमारा भाई है वो। ईरान के प्रेसिडेंट साहब कहते हैं मिसाल के तौर पे कि ईरान का हक है बम बनाना, और कोई किसी और का बिजनेस नहीं है कि हम बनाएं या नहीं बनाएं। एब्सोल्युटली राइट, मगर नॉट नाउ। ये वक्त नहीं है ये बात कहने का। ठीक है, ये वक्त था उस वक्त कहने का जब आप लोगों ने फैसला किया कि बॉम्ब जो है वो एक इवल इंस्ट्रूमेंट है, शैतान का इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हम नहीं बना रहे। ठीक है, उस वक्त अगर था तो वो शैतान से आज वो ठीक नहीं होता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डोंट बी प्रोवोक्ड। ये प्रोवोक नहीं, ये अमेरिकन आपको प्रोवोक करेंगे, प्रोवोक करके नेतन्याहू के पास जाएंगे और कहेंगे तुम तो ठीक कह रहे हो यार, इनसे तो ये रुकने वाले नहीं है, चलो फिर खुदा जाने क्या करें। और वो तो आपको पता है इज अ मैडमैन। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वी शुड बी वेरी पेशेंट, और हमारी लीडरशिप इज पेशेंट, उनको सपोर्ट करें और ज्यादा ऐसे बातें इस वक्त ना करें। ठीक है जी, मीर साहब आपका क्या ख्याल है, क्या हर्डल्स हैं इस वक्त डील में? सबसे बड़ी रुकावट अगर आपको कहूँ मैं कि यू नेम इट, तो क्या कहेंगे आप? हर्डल सबसे बड़ा है माइंडसेट। हर्डल माइंडसेट है। जब तक हम अपने माइंड्स को ठीक नहीं करेंगे, इनको जब तक एक अकल नहीं आएगी कि जो मुस्लिम्स हैं या मुसलमान हैं
वो आपके दुश्मन नहीं है। मुसलमानों का क्या डिमांड है? वो यही चाहते हैं कि पैलेस्टाइन के अंदर पैलेस्टीनियंस को आप एक उनकी जगह दे दें। आप तो ऑक्यूपायर हैं, आप तो वहां के रहने वाले भी नहीं हैं। आपको एक शेल्टर दे दिया अंडर द 1917 बैलफोर डिक्लेरेशन, लेकिन उसके बाद आप मुझे बताएं, अब जो कर रहे हैं आप तो एक एक्चुअल जेनोसाइड कर रहे हैं। अब जेनोसाइड की बात करते हैं, वो टोटल डिनायल में बात ही नहीं उस पर करते। सो इट्स द माइंडसेट रामीन व्हिच नीड्स टू बी चेंज्ड। जब तक आप दिमाग को चेंज नहीं करोगे, क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी। 573 में हुई, 67 में हुई, 2026 में हुई, 5 में हुई, आगे भी हो जाएगी। तो क्या हम इसी तरीके के साथ इस दुनिया को आगे लेके चलेंगे कि एक पीस आ रही है, फ्लरिशिंग आ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, और फिर जंग आई और फिर वी आर बैक टू स्क्वायर वन? इन लोगों को अकल आनी चाहिए कि जब तक आप इस पे नहीं काम करोगे, दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। इस जंग की वजह से ईरान, जैसे पहले मैंने कहा है, ईरान और अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पूरी दुनिया को पड़ेगा, जो कि पड़ गया है। और ये जो फर्क है, ये बड़ा डैमेजिंग, इसके बाद बहुत ज्यादा है। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। जफर हिलाली साहब, दोनों की तरफ से हम देख रहे हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान की तरफ से जो प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ हो रहे हैं, तो प्रेशर टूल्स दोनों ही के पास बराबर के हैं, कोई एक भी अंडर प्रेशर नज़र आ नहीं रहा। जैसे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद करने की बात की तो अब बाबुल मंदब बंद करने की बात हो रही है। आप समझते हैं कि ये एस्केलेट ना कर जाए कहीं फुल ब्लोन वॉर इन द वाटर्स में? देखिए, एक चीज़ तो पक्का है कि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान का प्रेशर गेज एक ही चीज़ से प्रेशराइज कर सकता है, वो अमेरिका और लोगों को, और वो है हॉर्मोज का स्ट्रेट खुला रखे या बंद रखे। अगर वो हक उससे ले लें आप, इफ यू टेक अवे दैट पावर, तो इट इज़ नथिंग, फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो उसका कोई हाथ ही नहीं इन लोगों पे। और अगर वो उन्होंने बड़ी कोशिश की, देखिए ये मिसाइल पे क्यों ये बातें हो रही हैं, ये अमेरिका ना वो नेतन्याहू एक मिनट के लिए सोचा कि इनके पास ऐसे मिसाइल्स हैं और इनके पास ऐसे इस किस्म की मदद है और इस किस्म का रेडार है, इस किस्म की डिलीवरी सिस्टम्स हैं जो ये खड़े होके हमें तबाह कर सकें। आप समझते हैं तेल अवीव को कोई डर था? इससे पहले जंग में आप बता दें, तेल अवीव में एक घर भी गिरा है। पूरे इजराइल में उन्होंने पूरा अरब वर्ल्ड को फना कर दिया, इजिप्ट, सीरिया, इराक जी। क्या उनका क्या गया है? दे डोंट नो व्हाट इज वॉर। इजरायलीज अब सीख रहे हैं, कुछ हद तक अब सीख रहे हैं, और इसलिए कि जो मुल्क इनको मदद कर रहे हैं उनको पता चल गया है कि यार ये अगर कुछ कर नहीं पाए तो वी विल फॉर एवर भी इनके हाथों में हम फंसे रहेंगे। ये तो क्यों उसने कहा, अगर क्यों प्रेसिडेंट जी ने क्या कहा है, इफ यू कंटिन्यू लाइक दिस, इफ एक दफे आप बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे इजराइल, यू विल सीज टू एग्जिस्ट। अब आप सोचिए इससे बड़ा धमकी क्या हो सकता है? सही कह रहा हूं। इसका ये धमकी नहीं है, दिस इज एन एक्चुअल कंप्लीट राइट सेइंग कि अगर इजराइल को आप ऐसे चलने दें जैसे अमेरिका चला रहा है उसको, तो हम लोग सब खत्म हो जाएंगे। टर्की इज नेक्स्ट, कौन है नेक्स्ट? अगर इधर इजराइल ये जीत गया, अगर ईरान को ये ले गया, खत्म कर दिया, तबाह कर दिया अमेरिका की मदद से और उनके हाफ एजुकेटेड लोग जो इधर इलेक्ट होते हैं उनकी मदद से, तो आप खुद सोचिए, पाकिस्तान तो कुछ नहीं है, टर्की इज नथिंग, न्यूक्लियर वेपन्स के साथ आ जाएंगे। तो दिस हैज टू स्टॉप। हम सबका फर्ज है कि ये अमेरिका खुद को अगर ये संभाल नहीं सकता है तो फिर उसको हम संभालें जो इसको संभाल रहा है और इसको ये हरकतें करवा रहा है। और एट एनी कॉस्ट, याद रखें, एट एनी कॉस्ट
और सबसे बड़ा अब मैं तो कह सकता हूँ, इसलिए कि आधे ईरानी शायद हों, मगर हम पाकिस्तानी हैं फुल 100% नाउ। हम कह सकते हैं हमसे सीखो ईरान, हमसे सीखो। बड़े पैसे मिल रहे थे उन लोगों को जो हमारा मुल्क उस वक्त चला रहे थे, जिनको पैसे की बड़ी बड़ी शौक है, बहुत पैसे आ रहे थे कि हम बम ना एक्सप्लोड करें, लेट्स नॉट हैव अ बम। मगर हमने क्या कहा, अगर शैतान के इंस्ट्रूमेंट्स दुश्मन के हाथ में है और वो शैतान को इस्तेमाल कर सकता है, नो आई एम सॉरी, इट डजंट वर्क लाइक दैट। दुनिया ऐसा नहीं है और हमारे मजहब में भी ऐसा नहीं है। जस्टिस हैज टू बी डन। और जब लड़ाई का वक्त है, लड़ो, हर चीज से लड़ो। अब ये भुगत रहे हैं ईरानी, अफसोस की बात है, मगर अभी भी मगर अब दूसरे मुल्कों को पता चल गया है कि अगर इनको ना रोकें तो दिस विल बी इट। ठीक है चलिए फिर क्या करें। मीर साहब, हम देखते हैं एक तरफ डी एस्केलेट होता है मामला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोली ईरान ने, फिर एस्केलेट हो गया जब अमेरिका ने ब्लॉकेड्स लगाए। एक तो ये वजह आप समझा दें कि क्यों अमेरिका ने ये सोचा कि अभी भी इट्स इम्पॉर्टेंट टू ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जबकि ईरान ने खोल दिया था। दूसरी तरफ अब नया जो बाबुल मंदब है वो बंद करने की बात हो रही है, तो कशीदगी बढ़ेगी। इसका जो एक बेसिक देखें ना, आपने एक डिजीज को डायग्नोज कर दिया है, लेकिन हमने देखना है कि ये जो डिजीज है ये है क्या। ये डिजीज, ये जिसको मैं कहूंगा कि एक पॉलिटिकल कैंसर है। हम एज मुस्लिम्स, जूस, क्रिश्चियंस, हिंदूज एंड एनी अदर रिलीजन, वी आर ऑल फंडामेंटलिस्ट्स। क्यों? बिकॉज वी फॉलो द फंडामेंटल्स ऑफ द रिलीजन। क्योंकि इस लफ्ज को भी हमने यहाँ बड़ा खराब किया हुआ है। अब बात आती है कि इस्लाम और जो वेस्ट है, इसका जो डिवीजन इस वक्त हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द फिनेटिक्स इन आवर रिलीजन एंड इन द वेस्टर्न रिलीजन। ये जो फिनेटिक्स है, इन्होंने एक ऐसे सीड्स बो कर दिए हैं कि आज आप देखें कि जंगें नजर आ रही हैं, आप देखें कि डिसकंटेंट नजर आ रहा है, इमिग्रेशन के ऊपर क्या हो रहा है, माइग्रेंट्स को आने नहीं दे रहे, हेट आपकी स्पीच शुरू हो गई है। और इसके जो रिप्रिकॉशंस है, इनफैक्ट कल नॉर्थ लंदन के अंदर एक सिनेगॉग के ऊपर अटैक हुआ है, विच इज रॉन्ग। किसी मस्जिद पे, सिनेगॉग पे या कोई भी मंदिर, किसी चीज पे नहीं होना चाहिए। बट ऐसे लोग होते हैं जो कि फेनेटिक्स होते हैं। सो एक तो हमें इस जंग से कुछ सीखना भी है कि हमने अपने घर को भी ठीक करना है, हमने अपने आप को, एटीट्यूड्स को भी ठीक करना है, रिव्यू करना है। लेकिन यहाँ जो बात आती है, ये जो 50 दिन की जंग है, देखिए ना, अब कहाँ फंस गए ब्लॉकेड के ऊपर। आप जो मर्जी आप कह रहे हो कि आपने इनकी एंटायर नेवी खत्म कर दी है, और भाई वो अभी ब्लॉकेड शिप से नहीं कर रहे, वो अपने गन बोट से कर रहे हैं। आप उनकी गन बोट्स देखें कि गन बोट से उन्होंने निकाल के वो शिपों को उड़ा रहे हैं। सो डू नॉट टेक ईरान लाइटली एंड ईरान शुड नॉट टेक अमेरिका लाइटली। वी हैव टू कम टू द मिडल ऑफ द रोड कि जहां एक पीस आए। लेकिन ये पीस नहीं कि आपने 10 दिन का सीज फायर 20 डेज से। वी वांट अ लास्टिंग पीस। वी वांट टू सी कि एरिया रीबिल्ड हो। वी वांट टू सी कि गल्फ के अंदर ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये इसके जो वुंड्स हैं बहुत गहरे हैं। इन वुंड्स को हमने रिपेयर करना है। ये आपके सामने चीजें आ रही हैं और आएंगी, लेकिन बात यहाँ आती है कि ब्रीचेस ऑफ ट्रस्ट जो है ये बहुत ज्यादा है। ये इतबार एक दूसरे के ऊपर नहीं है। We do not trust each other, the Americans and the Iranians. Yes. So I'm always of the opinion the bigger country can give a little bit more leverage and not be that hard. And you cannot continue, I will bomb, I will start this. Because what he doesn't realize is the West is not as emotional as perhaps the East. East के अंदर लोग emotional हैं, वो जज्बाती हो जाते हैं, और जज्बात के अंदर आके आपको रिएक्शन भी मिल जाता है काफी। सो ये जो चीजें हैं, इनको सोच के समझ के बात करनी चाहिए। अब आपके पास 2 लोग हैं जो बचपन से अरब वर्ल्ड को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वो? नेतान्याहू। दूसरा, अब आपका बच्चा एक और पैदा हो गया, रूबियो, जो कि अब तैयार है कि उसने क्यूबा को इन्वेट करना है जी। अब आप मुझे बताओ कि ये जो माइंडसेट बचपन से आपके शुरू हो जाते हैं और आपको एक पावर मिल जाती है, दैट इज डेंजरस। तो इसलिए मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट्स के अंदर वो लोग होने चाहिए हु थिंक लॉन्ग टर्म,
They don't think short term because it is not about their individual capacity. It is about nations. It is about nation building. और ये जो चीज है, we need to be working more on it rather इस वक्त what is happening. ठीक है नजमुल साकिब साहब, अगर बाबुल मंदब भी बंद हो जाता है तो आप समझते हैं कि जो मईशत को ऑलरेडी बहुत झटके लग चुके हैं तो इट विल जस्ट एग्रेवेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड? बाबुल मंदब जो है ना, वो पहले तो ये बता दें कि ये है क्या चीज। जी, जी। फिर ये देखते हैं कि ये हूतीस की तरफ से ये धमकी इस वक्त ही क्यों आई है। इसके बाद मैं आपसे एक खबर शेयर करना चाहूंगा जो कि इंडिया के हवाले से है और उसके 2 जहाजों के हवाले से। अच्छा। पहले आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी। देखिए, रेड सी को गल्फ ऑफ एदन से मिलाता है ये बाबुल मंदब, और जो आगे जाके फिर आपकी स्विस कैनाल से मिलता है और दुनिया के लिए यूं समझिए कि कोई 10 से 15 दिन का जो पानियों पे सफर है वो कम हो जाता है अगर स्विस कैनाल से जाते हैं जहाज। अब अगर बाबुल मंदब बंद होता है, ये जो आपका बाबुल मंदब है, तो रेड सी से गल्फ ऑफ अदन कौन जाएगा? रेड सी से गल्फ ऑफ अदन नहीं जा सकेगा, तो उसके बाद फिर स्विस कैनाल में से कैसे गुजरेगा? और ये नहर सुएज के बारे में तो आप और हम बचपन से पढ़ रहे हैं। जी, जी। कि ये बंद हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। सीधा सा है कि उन्होंने बताया है, हूतीज जो है उनको कहते हैं कि सपोर्ट है ईरान की और वो ईरान के हक में है। उन्होंने कहा डील करो, डील करनी चाहिए आपको। और अगर आपका ख्याल है कि सिर्फ ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की बात है, आबनाए हुर्मुज की बात है, तो आप जरा गलतफहमी निकालें अपने दिल से। इस तरफ क्या करेंगे? और फिर अगर स्विस कैनाल भी आपकी हो जाती है और 15-20 दिन का आपको चक्कर काट के जाना पड़ता है, तो अंदाजा लगा लीजिए कितना नुकसान होगा। सही बात है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबरें सामने आई कि पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को $2 अरब वापस कर दिए हैं और 23 अप्रैल तक मजीद $1.5 अरब की वापसी भी मुतवक्के है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस अदायगी से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ेगा या फिर दोस्त ममालिक के हवाले से नई सपोर्ट भी मिल सकती है, क्योंकि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को मजीद $3 अरब के नए डिपॉजिट्स देने का इंदिया दिया है और पिछले $5 अरब के जो डिपॉजिट्स थे उसमें 2028 तक तौसी कर दी गई है, जिससे ज़ाहिर एक वक्ती सहारा तो मिला है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि क्या ये एक पायदार मुआशी हल है और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से उसमें हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं, क्या हम उसे चैनलाइज कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टुवर्ड्स इकोनॉमिक सक्सेस एज वेल? इसी पे बात कर लेते हैं। मीर साहब, क्या लगता है आपको? हम ज़ाहिर सफारतकारी में तो बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन मईशत को मुस्तहकम करने में और बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने में अभी तो हमें बहुत एफर्ट्स करनी पड़ेंगी सर। कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा। सिर्फ आप अपने आप को फोकस कर लें, आपका सारा काम ठीक हो सकता है। हम इस मुल्क को आगे नहीं लेके जाते हैं या लेके जाते रहे हैं क्योंकि हर गवर्नमेंट जो भी आती है वो ऐसे इकदाम लेती है जो कि एडॉक होते हैं और बिकॉज एडॉकिज्म के साथ साथ जो वो कहते हैं कि अगर हमने ये कर दिया तो हमें आगे वोट नहीं मिलेंगे, ये लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर बड़े सख्त इकदाम लेते हैं लोग क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट में होते हैं। यहाँ पार्टी इंटरेस्ट के इकदाम लेते हैं। हाँ, आपने फाइन बढ़ा दिया, ओहो, लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये आप एटीट्यूड को खत्म कर लो। आप वर्क इन लाइन विद द ऑपोजिशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। अब जो भी पैसा आपको आता है, अब आप मुझे बताएं कि हम इसको क्या स्टेबलाइजेशन में लगाते हैं या इसको डेवलपमेंट में लगाते हैं? आप डेवलपमेंट में नहीं लगाते हैं। आपको IMF का जो भी पैसा आपके पास आता है, that is for stabilization, and then later on into हम उसको प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं। अब जब आप प्रोजेक्ट्स में लगाओगे, how will you make money? कि जब आप फिर सब्सिडीज इतनी दे देते हो, जब आप सब्सिडीज इतनी दे देते हो, where is the money going to come from? आपसे और मेरे से, जो आपके फिर सर्कुलर डेट बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, I think that they need to be reviewed. I'm not an economist. एक बेसिक चीज है, आपके सामने जो चीज आती है
आप उसको स्टडी करते हैं। और ये जो चीज है कि जब हमने पैसा वापस कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। आई थिंक इस जंग से पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ है। एक हमारे वजीर आजम और चीफ ऑफ स्टाफ ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं कहता हूँ फुल क्रेडिट, आप जो मर्जी कर दें। कितने आप तनकीद करते थे, प्राइम मिनिस्टर पे भी करते थे, हुकूमत पे भी करते थे, जितनी मर्जी तनकीद कर लो, वो एक ऐसे लेवल पे चले गए हैं कि आप उनको टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिस इज हाउ दे परफॉर्म्ड। सो बेसिकली अब आपके पास एक वो भी लेवल इंडिकेट हो गया। तो अब जो दूसरे हैं, इनका क्या काम है? इनका काम है टू स्टेबलाइज द कंट्री। आप इस मुल्क को स्टेबलाइज करो, फॉरगेट योर पॉलिटिकल डिफरेंसेस। और जो आपका बेसिक सवाल है, कैसे करें, ये मिलके हम कर सकते हैं। अगर नहीं करोगे तो हम डेट के ऊपर डेट पे करते रहेंगे। हम हर जगह क्या दे रहे हैं, आप मुझे बताएं। 47-57 बिलियन ये जो आपका लगा हुआ ऊपर, मुझे बताओ आप, ये तो हम दे रहे हैं ना डेली। तो हमारी डेवलपमेंट कहाँ है? जो भी आपका पैसा डेवलपमेंट का आएगा, आप डेट रीपेमेंट में चले जाते हैं। तो ये हम कब तक करते रहेंगे? हम वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस रैट, एक पॉलिसी बनाए। और जो दूसरी चीज है, आई डू नॉट एग्री विद एनी गवर्नमेंट, आज के साथ भी और पुरानी भी, ये याद रखो, ये जो कुछ हो जाता है इधर उधर, कैलामिटी और ये वो गिर जाता है, मर जाता है, इधर होता है 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और भाई ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी से पैसा जाता है। यू डोंट जस्ट थ्रो इट अवे बिकॉज यू थिंक यू विल गेट पॉपुलर। इट डजंट वर्क लाइक दैट। यस, हेल्प देम, बट डोंट मेक देम बेगर्स, डोंट मेक देम चैरिटी थिंग्स। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट्स को अफेक्ट करती हैं। फिर आपके पास पैसा होता नहीं है, फिर आप काम करते नहीं है। आपने यही किया ना एक वक्त पे कि PIA की तनख्वाह नहीं दे सकते थे। क्यों? स्पीकर्स को आपने बड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि आप तनख्वाह नहीं दे सकते थे। ये सारी चीजें काउंट करती हैं जब आप एक नेशनल इकोनॉमी को एक सॉलिडिफाई करें। तो जब आप सॉलिडिफाई नहीं करेंगे, रमीन, आपने ये सवाल करते रहना है, हमने जवाब देते रहना है, आगे होना कख नहीं है। तो ये अब आपके पास एक मौका है, इस मौके का बिल्कुल अच्छा फायदा उठाएं एंड टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड। क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है नजमुल साकिब साहब? जो हमने UAE को पैसे वापस किए तो हमने इसमें बड़ा प्राइड लिया कि हमने, देखें, रकम हम वापस कर देते हैं बिल्कुल टाइम पे, बट दूसरी तरफ हमने सऊदी अरब से डिपॉजिट ले भी लिए। तो एक हाथ से कर्ज लेके दूसरे हाथ से वापस कर देना और फिर दूसरे हाथ से ले लेना, इस पर तो ये तो कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है ना? यही कंसर्न जो है पाकिस्तान में जो कि इकोनॉमी पे नजर रखे हुए हैं, उनके दिमाग में भी है। इसके जवाब में 3 खुशखबरियां सुनाऊंगा। अच्छा। और एक बुरी खबर सुनाऊंगा। ओके। पहली खुशखबरी, $3.5 अरब UAE ने मांगे, इनमें से 2 हमने दे दिए, बाकी 1.5 रह गया। हमें बताया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि अगले 4 दिनों में ये भी दे देंगे। कम से कम UAE का मामला तय हुआ, जहां तक कि उनके डिपॉजिट्स और कर्जे का ताल्लुक। ये हुई पहली खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी, $5 अरब जो हैं, जो कि सऊदी अरेबिया के हमारी किटी में मौजूद थे, फॉरेक्स में मौजूद थे, उसमें 3 साल की ना सिर्फ तौसीह हुई है, बल्कि एडिशनल $3 अरब जो हैं वो भी हमें मिल गए। तीसरी खुशखबरी कि IMF से अगले हफ्ते हमें $1.2 बिलियन मिल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि वो जो प्रोसेस होता है ना, वो जरा हेसन अप कर दिया गया है अप्रूवल का। और उसमें 3 दिन पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ कोशिशें की, को खत वत लिखे हैं। तो ये तो 3 कोई खुशखबरियां। अच्छा, एक बुरी खबर है, वो ये है कि हम अभी भी इस सूरत हाल में हैं कि 1.5-2 महीने का हमारे पास इंपोर्ट्स का फॉरेक्स मौजूद है। इससे आगे हम जा ही नहीं रहे। और उसमें यह है कि कर्जा लेके तो हम कर्जा दे रहे हैं। हमारी सूरत हाल इकोनॉमी की जो है वो बेहतर नहीं हुई, लेकिन वो प्रोसेस भी तो शुरू नहीं हुआ ना। ये तो जो UAE को आपने दिए हैं, ये तो जबरदस्ती देने पड़े हैं। उसने मांगे पहले, हमने बहुत भेजा, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए और रख दी। फिर उन्होंने जबरदस्ती मांगे और हमने जबरदस्ती दिए हैं। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कब हमारी हुकूमतें, मैं आज की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये सिलसिला पिछली हुकूमतों से चलता आ रहा है, सारी हुकूमतें इसमें शामिल हैं। जब से IMF का सिलसिला शुरू हुआ और हमने कर्जे में
और कर्जे की मुसीबत और लानत में अपने मुल्क को डाला है। मुझे सिर्फ ये चाहिए, बुरी खबर ये है कि अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा कि अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल दिमाग में रखें, अपनी मईशत को देखें, अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखें, जो मईशत की बेस जो पे बनती है उसके लिए हम कोई प्रोसेस शुरू कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं इन 3 खुशखबरियों और एक से बुरी खबर की के साथ आखिर में अपनी ये बात करूंगा। तवक्को है कि इस जंग के खत्म होने के बाद पाकिस्तान का जो मकाम मिला है, पाकिस्तान को जो ग्लोबल स्टेटस इसने अचीव किया है, उससे शायद हमारी इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, हमारे जो बेसिक जो आपके एसएमईज हैं, जो आपके छोटे आपके वो हैं यानी काम करने वाले जो मजदूर हैं, उन सब की जिंदगी में कुछ इस तरह से यूं समझिए कि अच्छे वाला भौचाल आए कि हमारे पाकिस्तान में खुशहाली की तरफ जो है वो एक ऐसा कदम उठे जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो। तो इसमें हुकूमत ने एक पॉलिसी बनानी है और उस पॉलिसी के लिए इस वक्त से बेहतर कोई वक्त हो नहीं सकता। ठीक है जी। हिलाली साहब, जब हम बात करते हैं, नजमुल साकिब साहब ने भी अभी कहा कि ग्लोबल स्टेटस पाकिस्तान का बहुत इम्प्रूव हो गया है जब से हमने ये फैसिलिटेशन की है, तो क्या ये ग्लोबल स्टेटस इकोनॉमिक बेनिफिट में भी बदल सकता है? देखिए, ये ग्लोबल स्टेटस तो इम्प्रूव किया गया है, बट दिस हैज़ नथिंग टू डू जो आपका सवाल है। आपका सवाल ये था कि हमें 2 पैसे वापस देने पड़े जब उन्होंने मांगा और कहा कि हमें चाहिए। देखिए, हमारा इसमें, मैं कहता हूं, उन्होंने कहा कि बुरी अच्छी बातें हैं, बुरी बातें, मैं कहता हूं सब चीज अच्छा है। देखो, नंबर 1, उन्होंने आपसे पैसे मांगे और आपने दे दिए। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है कि आपके पास इतना था वापस करने के लिए। नंबर 1, आपका क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ गया है। अच्छा। नंबर 2, आपका पोजीशन इतना बेहतर हो गया है कि आप पता है क्या करने वाले? आप यूरो डॉलर बॉन्ड्स इश्यू कर रहे हैं। यूरो डॉलर बॉन्ड्स जब आप इश्यू करेंगे उससे आप पैसे कमाएंगे, और ये अगर ये स्ट्रॉन्गर पोजीशन आपका नहीं होता, यू वुड नेवर बी इन अ पोजीशन टू इश्यू यूरो डॉलर बॉन्ड्स। तीसरी चीज है भाई, आपके पीछे अब यूएई नहीं है, मगर उससे बहुत ज्यादा तगड़ा पावर के किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। नाज़रीन, ये सवाल आपके जाने फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।